Hello. Hello. जी, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। जल्दी कर दिया गुड आफ्टरनून। कोई नहीं, आ जाएंगे। बंद नहीं है, खुला ही। ऑनलाइन जो लोग कनेक्ट हो गए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, एंड जस्ट लेट मी नो इफ द ऑडियो एंड द वीडियो इज क्लियर so that we can start the session. Priya, good morning. Aman, good morning. ठीक है, तो कल 5 क्वेश्चन अपन ने करे थे। आज फिर से। आज कम कैसे हैं? कल से तो कम लग रहा है मेरे को। कुछ लोग ठीक है, आ जाएंगे। ऑल क्लियर। ठीक है, तो आज अपना डे 2 रहेगा। अगेन आराम से एक एक क्वेश्चन को ढंग से पहले तो देखना है, ठीक है, और डिमांड के हिसाब से ही आंसर करना है। ट्राई क्या करना है? 200 वर्ड्स। अभी ज्यादा नॉलेज और वो सब भी नहीं, बस क्योंकि 9 ही मिनट रहेंगे हमारे पास, तो 200 वर्ड को भी ट्राई करो और अपनी जो राइटिंग स्टाइल है उसको भी उसी हिसाब से इवॉल्व कर लो कि कितने पेजेस में मान लो आप कितने आंसर कर पाओगे, ठीक है, ताकि उस हिसाब से आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाए। वो फिर दिमाग में चीज सेट हो जानी चाहिए कि एक पेज पे मैं कितने वर्ड्स लिख रही हूं, ठीक है, और उस हिसाब से कितने पेजेस भरेंगे। ये डाउट वहां जाके ना रहे कि मुझे 2 पेज भरने हैं, 3 पेज भरने हैं, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट। चलो, बलराज भारती, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कॉपी पेन जो ऑनलाइन है वो भी लेके बैठ जाए एंड सारे अपने अपने ओपन कर लो। कल मैंने कहा था कि सब अपनी या तो एक ऑर्गेनाइज सी कॉपी बना लो या फिर रेगुलर बेसिस पे जो भी पेजेस लेके आ रहे हैं तो उनको भी साथ में रखना, या तो स्टेपल करके या किसी भी तरीके से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है गवर्नेंस का। ओके, स्टार्ट। Bring out ethical principles on which a citizen charter is formulated. Also discuss its purpose and effectiveness in India. सिटीजन चार्टर गवर्नेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में आता ही रहता है, ठीक है। इस भ्रम में नहीं रहना है कि एचसीएस का नहीं है, यूपीएससी का नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं सारे टॉपिक उस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ओके, आज हिंदी में भी इंक्लूड कर दिया नागरिक चार्टर। इस पे चर्चा करें, उद्देश्य। अब यही कीवर्ड पर्पस, इफेक्टिवनेस और एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, तो 3 पार्ट बन रहे हैं अपने आंसर्स के बस।
ऑलवेज फोकस ऑन कीवर्ड। आज एक चीज और ऐड हो रही है, तो जैसे ही आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट होगा यू हैव टू सबमिट द टेस्ट। जब तक हमारा हिंदी का चलेगा तब तक आप सबके दो दो क्वेश्चन या एक एक क्वेश्चन जितना भी पॉसिबल हो पाएगा वो चेक कर दिया जाएगा। प्रदीप सर आएंगे, वो चेक करेंगे उस ड्यूरेशन में। तो उसके बाद जैसे ही अपना खत्म होगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगा, बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम की तरह लिखना है, वो चेक भी होएगा। बिना बोले लिखो।
Question number 2. Enumerate the issues associated with the functioning of CIC. How can these issues be addressed? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों का उल्लेख कीजिए। इन मुद्दों को कैसे संबोधित किया जा सकता है? अंकिता एचपीएससी मेंस के फॉर्म फिल नहीं करवाता और बाकी
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. In India, governors' discretionary power are wider than those of president. Elaborate. स्टैटिक से जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, कैग सीधा सीधा पूछा गया है. एक तो सवाल यही पूछ लिया था, वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा यूपीएससी में. डिमांड समझनी है, ठीक है. क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे.
हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव दैट वर sought to be achieved through tribunals, और कितने सक्सेसफुल रहे वो। अब ट्राइब्यूनल की हिंदी देख लेना एक बार, न्यायाधिकरणों के माध्यम से, अर्ध न्याय की, अर्ध न्यायिक निकाय। अधिकरण या अर्ध न्याय, वो तो क्वासी जुडिशियल हो जाएगा शायद। कोई नहीं, लिखो लिखो, समझ में आ गया ना, एनजीटी जैसे होता है वैसे ही। ओवरऑल क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हरियाणा का ही किस सवाल है, सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रैश कर दिया था। तो bring out the argument surrounding the issues of some state reserving job for the local in the private sector। कुछ राज्यों द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षित करने के मुद्दे पर तर्क सामने लाए। सिंपल सी बात है, डिबेट दोनों तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस करके आपका जो भी ओपिनियन है उसको कंक्लूड कर दें। और इसमें मतलब सुपरफिशियल बातें नहीं, संविधान में क्या कहा गया है उस हिसाब से सरकार क्या कह रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उन ओपिनियंस को भी डाल।
अभी एक चीज थोड़ी सी मेरे दिमाग में आई थी, पहले तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो भी नई चीज आई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, कि मतलब एट द एंड ऑफ जब हम इस पूरे प्रोसेस पे जा चुके होंगे। बाकी ऑनलाइन भी सारे लोग बंद कर दो, एक बार सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो सवाल है, एथिकल प्रिंसिपल्स ऑन, प्रदीप सर आज से ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब आगे से आप लोगों के टेस्ट अभी सबमिट हो जाएंगे, जैसे ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा, अपना कुछ भी ऐड वैड नहीं करना है, तो आप भी प्रॉपरली या तो एक रजिस्टर सा बना लो, हमारे लिए भी इजी रहेगा, ठीक है, या फिर पेजेस में रखो, ठीक है, पेजेस बट वो स्टेपल करने पड़ेंगे, ताकि डेली बेसिस पे, या फिर मतलब एक ही पेज प्रोवाइड करा दो, क्योंकि एक या दो से ज्यादा तो चेक भी नहीं हो सकते, तो कुछ इस हिसाब से फिगर आउट कर लेना, कॉमन सी चीज जो डेली बेसिस पे यूज कर सको। देखो, अब जैसे ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है सिटीजन चार्टर, अब सिंपल सा है सवाल तो, ठीक है, यूपीएससी सिटीजन चार्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और गवर्नेंस के जैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल सवाल आया, हमने करप्शन वाला भी क्वेश्चन देखा था। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने बनाई थी, वास्तव मूवी देखी है, तो वास्तव में वास्तक कर दिया था मैंने, वास्तक, ठीक है, तो वास्तक क्या है, ये सिंपल सिटीजन चार्टर क्या होता है कि आप सिटीजन को क्या क्या प्रोवाइड कराओगे, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना लिख के रखती है, मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन इमेजिन करके रखना है कि मैं ये सर्विसेज दूंगा, किस क्वालिटी की दूंगा, कितने टाइम में दूंगा, अगर मैं नहीं दे पा रहा हूं तो किसके पास जाएंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या रहेगा, ठीक है, तो उसके फोन नंबर वगैरह प्रोवाइड कराना, वेबसाइट वगैरह प्रोवाइड कराना, एवरीथिंग किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन अकाउंटेबल रहेगा उस चीज के लिए, यही है सिटीजन चार्टर। फायदा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन मैं इंश्योर कर पाऊंगा कि टाइमली सब कुछ चल रहा है, और मेरा मोटिव ही वही है, और एज एन सिटीजन आपको क्या फायदा है कि आपको टाइमली सब कुछ मिलेगा, और उसी लिए तो गवर्नमेंट काम कर रही है ना, तो सबका साथ सबका विकास और ये सब हमारा इसके थ्रू चलेगा। तो आप सिंपली शुरू में डिफाइन कर सकते हैं कि भाई क्या है, तो ये कंसेप्ट बेसिकली ट्रस्ट, एक मिनट, तो जो वास्तव वाली अपनी ट्रिक है इसमें V4, ये यहां है, देखो, V4 वैल्यू, A4 अकाउंटेबिलिटी, S4 स्टैंडर्ड्स, ठीक है, T4 ट्रांसपेरेंसी, इसमें C क्यों आएगा लास्ट में, C क्या रहेगा, चॉइस, और Q क्या रहेगा, क्वालिटी। तो अपने सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सिटीजन चार्टर के वो कंप्लीट हो गए, एक मिनट, हाँ। तो यही है बस, अब जितने भी स्टेक होल्डर है उसी के हिसाब से आपको बात करनी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस तो सिंपल सा सवाल है, बस इसमें बस अपनी ट्रिक ध्यान में रख लेना, उससे सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये हो गया है, दोनों के बीच में ट्रस्ट है, सारी की सारी सर्विस कमिटमेंट आपके आउटलाइन कर दी है, क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड ये हमने सारा का सारा देख लिया, इसमें कुछ है नहीं। देखो, अब जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डारपीजी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंस, उसने यही कहा है कि यही इसके मोटिव है, तो उन्हीं के द्वारा बताया गया, पहला सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, तो जो लैंग्वेज होती है वो भी वो उसी टाइप से ही यूज करते हैं, सिंपल एंड लोकल रीजनल लैंग्वेज में ही आपके सिटीजन चार्टर होते हैं, बाहर लगा हुआ होता है, ऐसा नहीं कि छोटा सा लगा दिया, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ठीक है। एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, कौन कर रहा है, किसका काम है, कितने दिन में करना है, तो अकाउंटेबल हो गया, जो भी ऑफिसर है उसको आप आराम से पता कर सकते हैं। एम्पावरिंग द सिटीजन, डेफिनेटली मुझे वो सर्विसेज मिल रही हैं तो उन सर्विसेज से मैं एम्पावर तो होऊंगा ही, मुझे पासपोर्ट बनवाना है, सर्टिफिकेट बनवानी है, मिल गया, काम हो गया, डन। ऐसे ही इंक्रीज पार्टिसिपेशन, कॉमन मैन का भी रहेगा, आप ग्रीवेंस रिड्रेसल कर रहे हो तब भी, तो पार्टिसिपेशन इंक्लूसिव सारा का सारा हो गया, और
इसको हम डेमोक्रेसी से भी लेटर ऑन लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, बट शॉर्टकमिंग क्या है, देखो मेजर इसमें क्या है कि अभी जितने भी डिपार्टमेंट, अपने आप ही सोच लेना, जितने भी डिपार्टमेंट है, हमें एक तो सब जगह नहीं पता चलता कि क्या वहां पे सिटीजन चार्टर है तो वो लोग दिखाते भी नहीं है, ठीक है। और जो क्लियरिटी भी नहीं है टाइमलाइन को लेके भी, सर्विसेज को लेके भी, क्वालिटी को, सिंपल जितने प्रिंसिपल हैं हर जगह प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। और जैसे आप इनको इस तरीके से पहला कि भाई कंसल्टेटिव प्रोसेस भी नहीं है, यानी जिन लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो आपने उनसे बात भी नहीं करी बनाते वक्त, जबकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन मानी जाती है, तो ये सजेशंस में आ जाएंगे कि भाई आप बात करो और ये सब, ठीक है। नॉन सेंसिटिव स्टाफ के पास चले जाओ, कोई भी सुनने को रेडी नहीं होता, 90% ऑफ द लोग आपके नहीं सुनते, 10% ही होते हैं जो सुन लेते हैं, थोड़ी सी एम्पैथी होती है, जैसे हमने कल देख रहे थे ना हासिलो, तो उस हिसाब से भी आप लिंक कर सकते हो। इनएडुकेट पब्लिसिटी है गवर्नमेंट के द्वारा भी, तो हमें भी अवेयरनेस नहीं है, तो वी नीड टू क्रिएट सम अवेयरनेस। ब्यूरोक्रेटिक हर्डर, रेड टेपिज्म, ये तो रहेगा ही। कई बार स्टैंडर्ड्स भी अनरियलिस्टिक आप डाल देते हो कि भाई इतने दिन में प्रोवाइड कराएंगे और ये सब, तो उससे क्या होता है कि आप उस टाइम फ्रेम में प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो अननेसेसरली मतलब लोगों को भी लगता है कि आप इनएफिशिएंट है, जबकि रियलिस्टिक गोल्स हो सकता है डिफरेंट हो। जैसा प्रिपरेशन में भी अपना रहता है, आज इतना कर लेंगे उतना कर लेंगे, बट पता चला उसका 50% भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अगर 80% तक आप अचीव कर पा रहे हो तो मतलब आपके गोल थोड़े से डुएबल है, बट अगर आप 50-60 पे हो, या तो गोल चेंज करने की आवश्यकता रहती है या फिर आप इनएफिशिएंट है, सेकंड थिंग, ठीक है। तो वैसे ही चलता है सर। ये लोक भाषा मतलब रीजनल लैंग्वेज में बिल्कुल जो हम ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। आपके रीजनल लैंग्वेज में होने चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में होने चाहिए, बाहर लिखा हुआ आना चाहिए, जो लास्ट ऑफिसर है उसका फोन नंबर जिससे हम कांटेक्ट करें, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो कानूनी लड़ाई है हाँ, अगर मान लो कोई आपको रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तब भी हमारे पास अब वो लेयर्स पे लेयर्स होती जाएंगी कि कितनी लेयर्स बनाएंगे। एक फोन नंबर मैंने ऑलरेडी अगर दे दिया है, वो भी रेस्पॉन्ड नहीं करा तो एक फोन नंबर और, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, एक नंबर और, ठीक है। बाकी हाँ मतलब ठीक है, अच्छे पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखो सेकंड, बाकी कोई भी पॉइंट है अगर आप इनपुट देना चाहते हैं तो कुछ अगर लगता है तो यू कैन ऐड, 1-2 मिनट के लिए हम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कोई इनपुट दे सकते हैं। समझ में आ गया सिटीजन चार्टर का? मैंने पर्टिकुलरली सिटीजन चार्टर दिल्ली में देखा था, ओआरएन में ना, जो पोस्ट ऑफिस है वहां बहुत बड़ा एक लगा हुआ था कि कितने टाइम में होगा, कितना पैसा लगेगा, और कोई सेंड नहीं कर रहा किसके पास जाओ। आल्दो में जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि लिखा तो है, वहां जाके देख लो। तो इस तरह का रिस्पॉन्स रहता है उनका, लैक ऑफ क्योंकि एम्पैथी। वो लीगल कुछ है ही नहीं बैकिंग उसकी ना, हाँ, पर्सनल लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस भी, हाँ एक ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, लीगल बैकिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी नहीं है, वो तो बस एक कमिटमेंट है कि हम करेंगे, ठीक है। कर्मयोगी इफेक्टिवनेस, यू कैन सबमिट योर आंसर्स शिखा, मतलब नो, क्योंकि यहाँ पे कोई हमने ग्रुप नहीं बना रखा तो सबमिट तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए CIC, वैसे मतलब अगेन एज एन इंस्टीट्यूशन, बट क्योंकि अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए थे, इसकी क्वेश्चनिंग उसी को लेके चल रही थी कि फंक्शनिंग, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, सब चीजों को खत्म कर दिया गया है। इन जनरल भी CIC इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन सिंपल, RTI 2005 से आया, और मेन जो इश्यूज हैं, अब पॉइंट क्या है, इश्यूज एसोसिएटेड एंड हाउ कैन दीज बी एड्रेस्ड। मैंने आपसे क्या कहा है, हमेशा हमेशा आपकी लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज होनी चाहिए आंसर लिखते टाइम। अब मेरा इंट्रोडक्शन ब्रीफ, एक लाइन, RTI 2005 डन, ठीक है। नाउ लेट अस सी द इश्यूज। तो यही कि इश्यूज एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग आर एज फॉलोज। अब देखो हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी उसमें हमने हर तरीके से देखा था, अपॉइंटमेंट और वो, अब फंक्शनिंग क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें सारी चीजें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला तो जैसे भाई केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मोर देन 40,000 केसेस आपके पेंडिंग में चल रहे हैं, वैकेंसीज पॉइंट सेम ही रहेंगे, वैकेंसीज है यहाँ पे, अगर आपके पास कुछ आता है तो आप उस हिसाब से बता सकते हैं। जैसे 50% आपकी वैकेंसीज देखी गई हैं, जो भी चीफ CIC कमिश्नर्स हैं या फिर स्टेट्स में, ठीक है। RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019, उससे इन्होंने और चेंजेस करे, पहले 5 साल का ड्यूरेशन था उसको 3 साल किया, तो वो भी दिखा रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे जैसे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट उनकी सैलरीज होती थी, कंडीशन ऑफ सर्विस होती थी, आपने उसको भी हटा दिया, ठीक है। अब सारा कंट्रोल
यहाँ पे सीआईसी पे गवर्नमेंट का आ गया है, पहले वो स्टैट्यूटरी उसमें था, प्रेसिडेंट ही आपकी कंडीशन सर्विसेज वगैरह डिसाइड कर रखा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा नॉमिनेट करे जाते हैं, तो इसके रिकमेंडेशन में ये भी आता है कि सीआईसी में आप नॉन ब्यूरोक्रेट्स को भी अपॉइंट करो, ताकि मतलब क्योंकि उसकी कंडीशन वही है, एक सीआईसी 10 आईसीज, ठीक है, और उनकी इतने साल की सर्विस और वो सब, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेट ही होना चाहिए, क्योंकि उनकी ही फंक्शनिंग को देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। तो अगर हम नॉन ब्यूरोक्रेट रखेंगे तब भी ठीक है। अपील्स, ठीक है, मान लो कोई केस, वही केस से केस वाली बात होगी, 77% ऑफ द केसेस तो दोबारा से रिटर्न भी नहीं होते, कि मतलब क्या रहेगा, ठीक है। जैसे आप एचपीएससी का ही एग्जाम्पल ले लो अपने आंसर में, तो यही डाल सकते हो, अच्छा एग्जाम्पल भी रहेगा कि जब हम एचपीएससी में फाइल करते हैं अपने आंसर शीट के लिए, वो हमें हमारी आंसर शीट भी नहीं दिखाते, कह देते हैं कि जी ये केस, और वो केस जब हमने केस फाइल किया था तो जो एडवोकेट थे उन्होंने बताया था कि ऐसा तो कोई केस इसके लिए वैलिड है ही नहीं, क्योंकि बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपको वो दिखाना ही पड़ेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, बट नहीं दिखाते। अब उसमें आप क्या करेंगे अगेन, ठीक है, तारीख पे तारीख वो वाला सिस्टम तो चलता ही रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है कि सेंटर का जो कंट्रोल पेंडेंसीज और इस सब को एड्रेस करेंगे ही करेंगे, इसके कंट्रोल को भी आप वो करें, ठीक है। उसमें न्यून ब्यूरोक्रेट वाली आ गई है, आप सीआईसी वाली जो हमने कंडीशन हटाई है उसको दोबारा से उसमें लेके आ जाइए, ठीक है। और उसके अलावा जैसे फंक्शनिंग के हिसाब से आप इन जनरल जो हम पॉइंट्स देखते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, ये भी किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है। तो जब तक आप इसको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, अब जैसे बॉडी है स्टैट्यूटरी, तो इसकी फंक्शनिंग कंट्रोल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो हम इसको क्या बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, लाइक एनसी बीसी जिसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। तो इस टाइप के सजेशन आप दे सकते हो वैकेंसीज को फिल करना अभी। अच्छा अभी ये बताओ, सीआईसी की जैसे जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें जो कमेटी होती है, तो उसमें हमारे कितने मेंबर रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, बट एक कमेटी रिकमेंड करती है, कौन कौन मेंबर होंगे, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड एनी यूनियन मिनिस्टर, जबकि सीवीसी होता है उसमें कौन रहता है, होम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये तीन तीन मेंबर हमारे रहते हैं, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर वाइडर देन दैट ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट की तो अब इसमें यही है, आप सिंपल सा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो एड और एडवाइस पे ही काम करते हैं, जो कि बाइंडिंग है फॉर प्रेसिडेंट, गवर्नर के लिए बाइंडिंग नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो विदाउट एड और एडवाइस भी बहुत सारी सिचुएशन में काम कर सकता है, और प्रेसिडेंट को तो सिर्फ सिचुएशनल ही डिस्क्रिशन है, जबकि गवर्नर को सिचुएशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी हैं, ठीक है। तो हमें उस तरीके से ही पूरा का पूरा आंसर करना है कि भाई ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, नॉमिनल हेड है, ठीक है, पावर एड और एडवाइस पे उसकी रहती है, इसकी भी रहती है, ड्यूटीज वगैरह अपना परफॉर्म करता रहता है। अब देखो कब ये करेगा, पहला, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली है तब किसको मुझे इनवाइट करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर डेथ हो जाती है इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की, तब ये सिमिलर है प्रेसिडेंट और इसका, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जैसे प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने राजीव गांधी को अपॉइंट किया था, तो इस टाइप के एक दो एग्जांपल आप डाल सकते हैं। जैसे अगर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री लूज कर देती है मेजोरिटी, तो क्या हमें उसको डिसोल्व करना है और दोबारा से, मतलब लोकसभा को डिसोल्व करना है और दोबारा से इलेक्शन कराना है, या फिर हम किसी दूसरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखना भी डिस्क्रिशन में ही आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे डिस्क्रिशन रहते हैं, तो यहाँ ये भी है कि पीएम और सीएम से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, टू सीक द इंफॉर्मेशन, प्लस कि भाई जो रिजर्व करता है बिल गवर्नर, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, एक बार रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, उसका काम खत्म, प्रेसिडेंट देखता है कितने भी, मतलब कुछ कंडीशन है जहां पे ये कह रखा है कि मैंडेटरी आपको कंसल्ट भी करना पड़ता है, वो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। सेकंड, जैसे प्रेसिडेंट रूल, और इसका मिसयूज भी बहुत होता है, इसमें यहाँ पे ये भी आता है कि कई बार तो वो प्रेसिडेंट जैसे लगाता है तो गवर्नर की रिपोर्ट भी रहती है, रिकमेंड तो गवर्नर ही करेगा ना, और विदाउट द रिपोर्ट भी वो डायरेक्ट रिकमेंड कर सकता है कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ये भी डिस्क्रिशन है कंप्लीट, यहाँ पे कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं, ये संवैधानिक डिस्क्रिशन है, ठीक है। ऐसे ही जब वो यूटीज का इंचार्ज होता है, तब सारे के सारे कितने पैसे कहाँ क्या, सारा डिस्क्रिशन उसी के पास रहता है, एंड स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे अगर कुछ खर्चा करना है, ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, सारा गवर्नर का, क्योंकि ये शेड्यूल 5-6 में जो हमारे रहते हैं, 6 में ज्यादा कंट्रोल किसके पास है, गवर्नर के पास, 5 में ज्यादा कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ऑटोनोमस हो गया तो मोर ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया तो डन, ठीक है। इसमें ये भी कर सकते हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें
टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करेंगे कि प्रेसिडेंट को कितने टाइम में देना, उसमें एज सून एज पॉसिबल है। किस चीज के लिए? गवर्नर का एक्सेंट ऑन ऑल द बिल्स। हाँ, ये भी है, ये तो प्रेसिडेंट, हाँ बिल्कुल दोनों के लिए ही, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि भाई टाइम लिमिट नहीं है। और ऐसा होता भी है मोस्ट ऑफ द बिल्स में भी कि भाई डिले भी हो जाते हैं, बहुत हैवी डिलेज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। को माफ कर सकता है, वो नहीं कर सकता। अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है, मृत्युदंड को माफ करने के लिए गवर्नर को अलाउ कर दिया है, ठीक है, पार्डन कर सकता है। देखो अब ये वाला हो गया, बट अब लास्ट में आप सिंपली यही कि जो भी है जैसे भी है, क्योंकि देखने को कब मिलता है, गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल रूल्स। तो जब आपके जो पावर में पार्टी है, मान लो हरियाणा में है, हरियाणा में मान लो अभी बीजेपी है, ऊपर भी बीजेपी है, तो ठीक चल रहा है। अगर कहीं कांग्रेस है तो गवर्नर बिना बात अड़चने अड़ाने लग जाता है, तभी तो हम क्वेश्चन करते हैं उस ऑफिस को। तो गवर्नर का ऑफिस और स्पीकर का ऑफिस हमेशा अपना न्यूज में रहता है इन सब चीजों के लिए। तो उसके आपके पास 4-4, 5-5 रीसेंट एग्जाम्पल होने चाहिए कि अभी रिसेंटली उन्होंने ऐसा कर दिया, अभी ऐसा कर दिया, चाहे फ्लोर हाउस, ये सब कुछ भी करके, ठीक है। महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरला, बहुत रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं, कर्नाटका, ठीक है, चल ही रहे हैं, ठीक है। तो किसी को भी बस अपना रीसेंट एग्जाम्पल आपको ऐड करना है। और लास्ट में यही कि भाई एटलीस्ट आप संवैधानिक तरीके से ही चलो, उसकी जो वैल्यूज हैं बड़ी बड़ी बातें करके कंक्लूड कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हम ट्राइब्यूनल से क्या अचीव करना चाहते थे और कितना सक्सेसफुल रहा है। तो यहां पे आप एक चीज रखेंगे, बातें तो सब वही हैं। पहला तो कि ट्राइब्यूनल है क्या। देखो नॉर्मल जुडिशरी अपना काम कर रही थी, पेंडेंसी ऑफ द केसेस बढ़ रहे थे, तो ट्राइब्यूनल हमने बनाए, बट ट्राइब्यूनल के पीछे मेन पर्पस है कि दे आर एग्जीक्यूटिव बॉडीज, काइंड ऑफ क्वासी जुडिशियल, अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। तो हमारी सरकार ही उनको बनाती है, ठीक है। अब यहां पे पर्पस ये था कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस को सोल्व किया जाए, सेकंड एक्सपर्टीज लाई जाए। अब इसीलिए अब आप इसमें कितनी डाइवर्सिटी ला सकते हैं, हमें पता है 323 ए, 323 बी, सीएटी, एसएटी हमारे पास रहते हैं, और 323 बी में हम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइब्यूनल्स बनाते हैं। फिर हमारे पास जैसे टैक्सेशन ट्राइब्यूनल है, या फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं एनजीटी फेमस, ठीक है। अब आप इसमें बता सकते हो इस तरीके से बनाए गए, ठीक है। अब पर्पस यही था एक्सपर्टीज का, स्पीडी का, और अलग अलग तरीके से ये डील भी कर रहे हैं। जैसे मिलिट्री ट्राइब्यूनल हमारा है, ठीक है, तो इनको आप कोट कर सकते हो। तो इसमें बस एग्जाम्पल का ही खेल है कि भाई क्या वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव करे। अब देखो सीएटी, एसएटी वहां पे काम ठीक ठाक चल रहा है, टैक्सेशन ट्राइब्यूनल है वहां भी ठीक चल रहा है, एनजीटी में भी काम ठीक ही चल रहा है, ठीक है। बट फिर भी कुछ फैक्ट, और एक दो फैक्ट हमारे पास ऐसे हैं कि जिन पर्पज से हमने इनको स्पीडी ट्रायल के लिए बनाया था मे भी उतना नहीं है, पेंडेंसी ऑफ केसेस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सवाल ये नहीं है कि ट्राइब्यूनल्स के साथ इशू उस काइंड ऑफ में क्या है, ठीक है। जैसे कई बार, एक बार यूपीएससी में सवाल आया था कि ट्राइब्यूनलाइजेशन जो हो रहा है वो जुडिशरी की जो पावर्स हैं उनके साथ, मतलब उसका टकराव चल रहा है, क्योंकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, वहां पे भी हम क्वासी जुडिशियल बॉडीज बना रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव्स का इंटरफेरेंस है इन द जुडिशियल प्रोसेस। ट्राइब्यूनल्स का काम तो वही है ना, जजमेंट्स। तो आपने स्पेशलाइजेशन के चक्कर में, इफेक्टिविटी के चक्कर में जुडिशरी का काम तो जुडिशरी से छीन लिया, तो हो सकता है कि लास्ट में करते करते हर काइंड ऑफ केस ही जुडिशरी के हाथ से निकल जाए। तो ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया था, तो वो सवाल उस पैटर्न में भी आपसे पूछा जा सकता है ट्राइब्यूनल वाले में, ठीक है। तो अब देखिए जैसे स्पीडी जस्टिस और ये सब था, ये इसके बारे में लिख ही लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे एनजीटी, टैक्स ट्राइब्यूनल, मिलिट्री वाला हमने देख लिया, सीएटी देख लिया। क्विक रेजोल्यूशन के लिए एनजीटी के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, ठीक है, रीसेंट केसेस भी दे सकते हैं, रिवर उसको लेके, या फिर जैसे यमुना वाला भी था, ठीक है। इस टाइप के आते रहते हैं, बहुत सारे फाइन्स भी लगाते हैं माइनिंग एरियाज में, तो वो कोई ना कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे अफोर्डेबल जस्टिस, तो यहाँ पे एक असेसमेंट हुई थी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क ऑफ द ट्राइब्यूनल, तो उसमें कि 94% ऑफ द केसेस, ठीक है, पर ईयर डिस्पोजेबल रेट लगभग इतना चल रहा है। तो क्या इससे हमें पता चल रहा है कि इट इज वर्किंग गुड, ठीक है। बट फिर भी कुछ कुछ काम में हम कह सकते हैं कि जैसे एवरेज पेंडेंसी यहाँ पे 3.8 ईयर्स है, जबकि जुडिशरी में तो भाई कुछ केसेस में 5 साल भी है, 10 साल की भी एवरेज पेंडेंसी अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। और वहां तो नंबर ऑफ केसेस, अगर हम बात करते हैं, अच्छा ओवरऑल इंडिया में लगभग कितने केसेस पेंडिंग हैं जुडिशरी के कंटेक्स में, कुछ फैक्ट्स। 3 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ के आसपास अभी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग कितने केसेस पेंडिंग है, लगभग 7
70,000 के आसपास, ठीक है, 60 to 70,000 मैक्सिमम पेंडेंसी ऑफ केसेस आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ठीक है। तो इस टाइप के फैक्ट तो आपको जरूर ध्यान रखने हैं, दो तीन ना, ठीक है। तो ये है, और मतलब ये इतना तो रहने दो। 5 सेंट्रल जो ट्राइब्यूनल्स हैं उन्होंने मतलब कंबाइंड बैकलॉग उनका भी 3.5 लाख 4 लाख के आसपास का चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी केसेस पे उधर करोड़ में है, इधर लाख में आ रहे हैं, ठीक है। बस फिर एक ये वाली चीज रहती है अपनी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे भी जैसे कुछ ही बेंचेस हम बना पा रहे हैं, तो एक्सेसिबिलिटी का इशू इधर भी रहेगा, ठीक है। और अफोर्डेबिलिटी वाला इतना नहीं रहता, बट ठीक है। तो यहाँ पे लॉ कमीशन ने भी कहा था ट्राइब्यूनल रूल्स 2020 सेम बात ही है कि उनको फॉलो करना है, और ये सब वो सब, उसके ज्यादा डीप में नहीं जाना। मोस्टली हमारा ऐसे ही रहेगा। अगर थोड़ी सी रिसर्च करना चाहते हो तो थोड़ा सा देख सकते हो कि व्हाट आर दीज, तो उसमें से 4-5 पॉइंट अपने निकाल लेना, ठीक है। ओके, इसमें भ्रष्टाचार की कमी भी डाल सकते हैं। भ्रष्टाचार की कमी या कमी कर रहे हैं हम सर इससे, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगता है हम उतना ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं अपने केस को जल्दी वो कराने के लिए। मतलब एनजीटी में या मतलब ट्राइब्यूनल में? ट्राइब्यूनल में एक सेंटर में वो केस है ये तो हाँ, ये सब जगह ही रहता है, गवर्नेंस में भी रहेगा, जुडिशरी में भी रहेगा। आदमी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मेथड्स पे क्यों जाता है? क्योंकि उस खुद का टाइम भी बहुत ज्यादा ही लगता है, ठीक है, उसको लिंक कर इनका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टेन्योर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो सारा इन्वॉल्वमेंट तो वहाँ हो ही गया। सर क्या इनका एपेलेट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट पे या किसी कोर्ट पे लाई करता है? बिल्कुल करता है, जैसे क्या, उसका डिसएडवांटेज हो गया कि वो अगेन हाई कोर्ट में हाँ वी कैन से दैट, जैसे स्कैट है, सैट है, हाँ जैसे सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल है सेबी का, तो हर एक का एपेलेट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट में लाई करता ही है, ठीक है। हाई कोर्ट में आप जा ही सकते हो। हाँ, वो डिफरेंस के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं। जैसे जुडिशरी में हमारा हम सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। तो अगर 1908 का जो इसके ऊपर मतलब कोई वो नहीं लागू होता, ये प्रिंसिपल ऑफ हाँ प्राकृतिक न्याय के जो हमारे रहते हैं उसी को फॉलो करते हैं। इस क्वेश्चन में इफेक्टिवनेस ऑफ ट्राइब्यूनल कुछ है, तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर वाला पॉइंट मतलब नहीं आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि उतने, अब देखो एक्चुअली क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर वाला पॉइंट एक डिफरेंट आर्गुमेंट हो जाता है ऑल टुगेदर। एक्चुअली हमने बनाया ही इसको इसलिए था कि हम वो जो पेंडेंसी है और जो टाइम डिले है उसको सोल्व कर सके, तभी तो हमने बीच का रास्ता निकाला ना। क्योंकि हम अगर जुडिशरी के माध्यम से ही चलते रहते तो वो प्रोसेस कभी हो ही नहीं पाता। और फिर उन्हें ये भी था, एक्चुअली जुडिशरी भी यही चाहती है कि कम ही रहे वो, उनके नंबर भी बढ़ना उनकी पावर को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करेगा। अभी क्या है कि ट्राइब्यूनल ही चल रहे हैं, ट्राइब्यूनल हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, तो उनके पास उतनी पावर है नहीं जितनी दिखती है। वो खुद भी नहीं चाहते कि देना, बट ठीक है कि यार कुछ टाइप के केसेस को आप डील कर लो, बट मेजोरिटी जो सब्सटेंशियल क्रिमिनल केसेस तो भाई जुडिशरी के पास ही है, ठीक है। और कोई डाउट? हाँ, एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई सम स्टेट रिजर्विंग जॉब फॉर द प्राइवेट सेक्टर, जैसे आंध्रा और हमारा हरियाणा ये था ही 75% रिजर्वेशन दिया, वो आपका सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट क्या है, क्यों कर रहे हैं। पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट अपना सब जगह बढ़ ही रहा है, ठीक है। आप पोस्ट एलपीजी भी बात कर सकते हैं, पोस्ट कोरोना भी बात कर सकते हैं कि उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड, अब देखो प्राइवेट सेक्टर में तो भाई जॉब करने के लिए आपको हाईली स्किल्ड होना पड़ता है, उतनी स्किल हमारी पॉपुलेशन है नहीं, क्योंकि हमारी एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है, आप स्किल भी नहीं करा रहे, तो ऑब्वियसली लोगों का रुझान गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा रहता है। और जैसे इंटरव्यू में भी कई बार ये सवाल पूछ भी लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिजर्वेशन की डिमांड भी इससे ही लिंक है। चाहे आप पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन की बात कर लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो इसीलिए रिजर्वेशन की डिमांड हमारी चल रही है। हरियाणा वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी चल ही रहा है, ठीक है। सेकंड, अब देखो सेक्टर के कंटेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं, भाई एग्रीकल्चर भी आपका परेशान है, एग्रीकल्चर में स्कोप ही नहीं है कि लोगों को ऐड किया जा सके, तो वेयर विल यू ऐड इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर। गवर्नमेंट ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल की तरफ जा रही है, वो वहां पे कितना ही रिजर्वेशन, वहां पे ऑलरेडी रिजर्वेशन चल रहा है, तो वहां पे और कम्युनिटीज एंटर होना चाह रही है रिजर्वेशन में, जहां पे रिजर्वेशन नहीं है वहां पे आप लोग डिमांड कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे एग्रेरियन हो गया। या फिर लैंड ओनरिंग के कंटेक्स्ट में देख लो, ज्यादातर लोग जिनकी लैंड एक्वायर करी जाती है प्राइवेट, मतलब मान लो गवर्नमेंट ने कर ली या प्राइवेट को दे दी, तो वो लैंड ओनर्स होते हैं, उनके पास सब कुछ बचा नहीं, अब वो जॉब कहां करेंगे। मान लो मेरे पास 1 ही किला था, वही चला गया,
तो अब तो मुझे जो भी करनी पड़ेगी, मैं सर्वाइव तो नहीं कर सकता। तो इसलिए भी फिर उन्हें लगता है कि वहां पे जो इंडस्ट्री लगी मुझे उसमें काम मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है प्राइवेट सेक्टर में डिमांड का। मान लो आप एनसीआर वाला रीजन देख लो, वहां पे बहुत सारे गांव और उनकी जमीनें ली गई, तो वो चाहते भी हैं, ठीक है, और कुछ हद तक वैलिड भी है, बट ऑन द अदर हैंड पॉपुलर डिमांड भी कई बार रहती है। ठीक है, तो ये एक सर्वे भी हुआ था सेंटर फॉर द स्टडी डेवलपिंग सोसाइटी, उसमें यही कहा था, 2/3 ने तो यही कहा कि वी शुड हैव रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। एंड क्या आपको कोई इंटरनेशनल एग्जांपल पता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया गया है? टेस्ला में से 100% यूएस सिटीजनशिप है। गुड एग्जांपल। एनीथिंग एल्स एज अ कंट्री हम देखें तो? जापान में है, एक्चुअली काफी कंट्रीज में है, और ये मान लो मतलब अपने कंट्री वालों को भी रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में सेपरेट बिल्स है उनके पास, प्रॉपर एथनिक रेशेस के हिसाब से भी उन्होंने रिजर्वेशन दे रखा है, और जापान में तो बहुत एक्सटेंसिव रिजर्वेशन सिस्टम है। ठीक है, तो उनका भी एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं, बट हमारे लिए काउंटर आर्गुमेंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे इट मे नॉट, अब यहाँ पे ये तो जा ही चुका है, आर्टिकल 14 के कंटेक्स्ट में आपने इसको ऑलरेडी नल एंड वाइड कर दिया है। ऐसे ही आर्टिकल 16 जब बात करता है तो वो पार्लियामेंट को पावर देता है रिजर्वेशन में कि भाई आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो रिजर्वेशन दे सकते हो, बट प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना आपके एम्बिट में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हटा भी दिया गया कंट्री की यूनिटी के लिए भी। अब देखो इस टाइप, क्योंकि मान लो बाहर का कोई आ रहा है या दूसरी कंट्री का कोई आ रहा है, ना तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, ना आपके पास स्किल्स आएंगी, क्योंकि जहां पे डिमांड है वहीं पे तो लोग चाहेंगे ना। मान लो एनसीआर में भाई अच्छी खासी प्रोडक्शन हो रही है, सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है, तभी तो वहां पे डिमांड हो रही है हाई स्किल लोगों की। अगर आप कह दोगे 75% ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा में अगर वो जो लोग ही नहीं है तो आपकी इंडस्ट्री भी खत्म, और लोग इन्वेस्टमेंट करने से भी कतराएंगे, और मतलब ओवरऑल इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है। हम जिस फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं उसमें आप इसमें फ्री नहीं जा रहे, फिर ये कंट्रोल किसके पास आ रहा है? गवर्नमेंट के पास। तो ये भी डायकोटोमी आपकी देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो ये हो गया सारा। हाँ ये सर इसमें ये डाल सकते हैं हिंसात्मक भी बह रहता है, क्योंकि मारुति काउंट वाला बिल्कुल, हाँ ठीक है, एक्चुअली उसमें भी लोकल्स, और अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज भी ये है कि जैसे जो स्मॉल मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री है ना, आप अपने लोगों को वहां पे ट्रेन करके तो उनको डाल सकते हो, बट जो हाई लेवल जॉब्स हैं वो उनको फिर भी नहीं मिलेंगी, तो वो मैनेजर वगैरह थे उनके खिलाफ इस टाइप से वायलेंस की घटनाएं भी कई बार हो जाती है। ठीक है, पार्ट टू लोकल यूनियंस। हाँ, तो वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं। रीजनलिज्म, वेरी गुड आर्गुमेंट। हाँ, और जबकि हम तो उसको बढ़ाना नहीं चाहते, हम तो यूनिटी और इन सब पे ही बात करते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा आर्गुमेंट है। रीजनलिज्म प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी मेंशन कर सकते हैं, फिर ऐसे लगेगा कि हम इसकी साइड में। किसमें? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी कि अगर कोई कंपनी हमारे एरिया के रिसोर्सेज कंज्यूम करके प्रॉफिट कर रही है, तो रेसिप्रोकल उनका बनता है कि वो बिल्कुल बनता है, आप इस आर्गुमेंट को डाल सकते हो, बट हाउ मच एंड मेरिट बेस्ड हो। जैसे मान लो हम गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, बट क्या एग्जाम होता है तो सारा, मतलब अगर आपने 75% रिजर्वेशन दे दिया तो वो आप मेरिट कैसे इंश्योर करोगे, वो डिफिकल्ट हो जाता है। वी कैन से कि भाई 10-15% रिजर्वेशन दे दो, तो उससे क्या होगा, हमारा यूथ यहाँ पे compete करेगा, उनको टैलेंटेड मेरिट बेस्ड लोग भी मिल जाएंगे, हमारी भी डिमांड फुलफिल होगी। बिल्कुल जीरो पे तो हम बात क्यों ही करें, एक बीच का रास्ता हमेशा निकाल सकते हैं। क्या? मध्य मार्ग इज द बेस्ट मार्ग। ठीक है, तो अभी आज का अपना डिस्कशन हो गया है, एंड आप अपनी अपनी कॉपीज जो है वो सबमिट कर दो एक बार जल्दी से, फास्ट। इस पे रख दो, विल पिकअप, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आज, हाँ खोल के खोल के रख दो, या फिर चलो 4-5 लोग रख दो, क्योंकि जितनी चेक होंगी उतने में ही हम देख लेंगे। ठीक है, पीडीएफ इसकी अपलोड कर देंगे अभी आफ्टर द क्लास। बस ठीक है, जितने के आगे बाकी कल कर लेना। ठीक है, देखो अब इसमें एक चीज है, लेबर कॉस्ट, यस एक चीज है, जैसे जो मैं अभी सोच रहा था, हमारा डिस्कशन चल रहा है 22 तारीख तक, तो जैसे आप लोग 5-5 क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है, स्पीड है, थॉट प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग,
सिंपल सिंपल से ही सिंपल ही पूछा जाएगा पेपर, तो पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। बट ऑन द अदर हैंड मेरे दिमाग में यही आया कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने की कोशिश करे एचसीएस में, तो उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स है, यूपीएससी। और यूपीएससी में भी इमीडिएट जो हम बात कर रहे थे लास्ट 2 इयर्स पेपर, उससे और बैक में जाएंगे तो वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। तो हम जैसे 21 तारीख तक, जैसे अपने पास फुल लेंथ टेस्ट के 2 थे, 21 और 22, और पैसेज राइटिंग और ऐसे था 21 और 22 को इंग्लिश का, तो हम 21 को ऐसे और पैसेज आंसर को कंबाइन करके इंग्लिश खत्म कर देंगे 21 तारीख को। 22, 23, 24 3 दिन, तो अपना जो शेड्यूल है उसी हिसाब से आप लोग एडजस्ट करना। 3 दिन जीएस के फुल लेंथ टेस्ट रखेंगे, ठीक है, सिर्फ यूपीएससी। पहले दिन यूपीएससी जीएस पेपर 1, तो तब तक आप अपना हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी वो वाला पोर्शन रिवाइज करके रखना। मॉर्निंग इवनिंग 3-3 घंटे, आपको 6 घंटे लिखना है, क्योंकि आपके 2-2 पेपर होंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस अपनी हो जाएगी। सेकंड डे अगेन, जैसे यूपीएससी में तो 5 दिन चलता है प्रोसेस, अभी उन्होंने गैप देना शुरू किया है, बट फिर भी हम कंटिन्यूअसली 3 दिन 6-6 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। तो पेपर 1 विल बी ऑन 22-23 को आपका फुल पेपर 2 1-2, और फिर फुल पेपर 3 1-2, ठीक है। मैं खुद यही चाहूंगा कि आप 6 के 6 पेपर दें, बट नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आप अपने हिसाब से जो देना चाहे वो दे, जिसको लगता है कि सर मैं एक देना चाहता हूं तो एक दे लेना, पहला दूसरा कोई भी, वो आपके ऊपर फ्रीडम रहेगा, ठीक है। बट बेस्ट यही रहेगा, अपना जितना पढ़ना है ऑप्शनल और वो सब, तो उसी हिसाब से अपने आप को कर लो, और लास्ट में एटलीस्ट 4 पेपर तो जरूर सीक्वेंस में, 1 दिन 2 दिन ऐसे तो देना चाहिए वैसे, ठीक है। ओके, हिंदी कर लेते हैं।